वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं पार्ट 4 में आत्महत्या के विरुद्ध जो कविता की व्याख्या कर रहे थे उसके बारे में बताऊंगी, जो कि रघुवीर सहाय द्वारा रचित है। तो चलिए इसकी ससंदर्भ व्याख्या, विशेष उद्देश्य और संक्षिप्त समीक्षा के बारे में जानते हैं। तो यह मित्रों आत्महत्या के विरुद्ध कविता जो रघुवीर सहाय द्वारा रचित है, इनके बारे में हम लोग जान चुके हैं। आज हम कविता पे जाएंगे। कविता की पंक्ति है, बार बार एक बेबसी थोड़ी सी मिटती है, फिर करने लगती है भाई भाई। कवि यहाँ समाज में व्याप्त निराशा और असहायता की निरंतरता को व्यक्त कर रहे हैं। प्रसंग है, व्याख्या है। कवि कहता है कि जब किसी हताश युवक की मृत्यु होती है या कोई बड़ी सामाजिक घटना घटती है, तब कुछ समय के लिए लोगों को लगता है कि उसकी पीड़ा कम हो गई है या कोई परिवर्तन होगा, लेकिन शीघ्र ही वही बेबसी, वही खालीपन और वही निरर्थकता फिर लौट आती है। भाई भाई शब्द जीवन में फैले हुए शून्य, सन्नाटे और निराशा का प्रतीक है। कवि दिखाना चाहता है कि समाज की मूल समस्या बनी रहती है और केवल घटनाएं बदलती है। विशेष से भाई भाई ध्वन्यात्मक प्रयोग है, निराशा और शून्यता का प्रभावशाली चित्रण है, सामाजिक यथार्थ का मार्मिक प्रस्तुतिकरण है। पंक्ति है, समय जो गया है उसके सन्नाटे में राष्ट्रपति प्रकटते देते हुए सीख, समाचार पत्र में छिपी दुधमुही बच्ची खाती हुई भीख, खिसियाते कुलपति मुसद्दिलाल घिघियाते उपकुलपति। प्रसंग है, कवि समाज के विभिन्न उच्च पदों पर बैठे लोगों और आम जनता की स्थिति का विरोधाभास प्रस्तुत कर रहे हैं। व्याख्या है, कवि बताता है कि एक और राष्ट्रपति जैसे उच्च पदों पर बैठे लोग देश को उपदेश दे रहे हैं। विश्वविद्यालयों के कुलपति और उपकुलपति अपने पदों की मर्यादा बचाने में लगे हैं, जबकि दूसरी ओर अखबारों में एक छोटी बच्ची की भीख मांगते हुए तस्वीर छपती है। यह दृश्य बताता है कि सत्ता और जनता के जीवन में कितना बड़ा अंतर है। देश के बड़े पदाधिकारी भाषण दे रहे हैं, लेकिन भूख और गरीबी की समस्या अभी भी बनी हुई है। विशेष है, सत्ता और जनता के बीच की दूरी का चित्रण है, तीखा राजनीतिक व्यंग है, यथार्थवादी दृष्टिकोण है। पंक्ति है, एक शब्द कही नहीं कि वह लड़का कौन था, क्या उसके बहनें थी, क्या उसने रखे थे टीन के बक्से में अपने अजूबे, वह कौन कौन से पकवान खाता था। प्रसंग है, कवि मीडिया और समाज की संवेदनहीनता पर प्रश्न उठाते हैं कि व्याख्या यहाँ है। कवि कहता है, जब कोई युवक मर जाता है तो आत्महत्या कर लेता है या किसी दुर्घटना का शिकार होता है, तब समाचारों में केवल घटना छपती है, व्यक्ति नहीं। कोई यह जानने का प्रयास नहीं करता है या फिर करना चाहता है कि वह कौन था, उसके परिवार में कौन लोग थे, उसके सपने क्या थे, उसकी इच्छाएं क्या थी। उसकी पूरी मानवीय पहचान समाप्त कर दी जाती है या केवल एक समाचार बनकर रह जाता है। विशेष है, मानवीय संवेदना का अत्यंत मार्मिक चित्रण है, मीडिया की सतही दृष्टिकोण की आलोचना है, व्यक्ति की अस्मिता का प्रश्न है। एक शब्द कहीं नहीं, एक वह शब्द जो वह खोज रहा था जब वह मारा गया। प्रसंग है, कवि मनुष्य की अधूरी आकांक्षाओं और संघर्षों की ओर संकेत कर रहे हैं। व्याख्या है, कवि कहता है कि मरने वाला युवक अपने जीवन में किसी सत्य, किसी अर्थ, किसी पहचान या किसी न्याय की खोज कर रहा था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद समाज उस खोज को समझने का प्रयास नहीं करता है। लोग उसकी मृत्यु पर चर्चा करते हैं, पर उसके जीवन के मूल प्रश्नों पर नहीं। यदि यही आधुनिक समाज की सबसे बड़ी त्रासदी है। विशेष है, अस्तित्ववादी संवेदना है, जीवन के अर्थ की खोज है, गहरी मानवीय करुणा है। सन्नाटा छा गया। चिट्ठी लिखते लिखते छुटकी ने पूछा, क्या 2 बार लिख सकते हैं कि याद आती है, एक बार मामी की एक तरफ, एक बार मामा की? नहीं, दोनों बार मामी की। लिख सकती हो जरूर बेटी, मैंने कहा। प्रसंग है, गंभीर राजनीतिक और सामाजिक वातावरण के बीच कवि एक घरेलू और मानवीय दृश्य प्रस्तुत करते हैं। व्याख्या है, कवि एक छोटी बच्ची का चित्र प्रस्तुत करते हैं जो चिट्ठी लिख रही है। वह मासूमियत से पूछती है कि क्या वह याद आती है, 2 बार लिख सकती है। इस छोटे से प्रसंग में प्रेम, अपनापन और मानवीय संवेदना झलकती है। कविता के पूरे तनावपूर्ण वातावरण में यह दृश्य मनुष्य की बची हुई करुणा और आत्मीयता का प्रतीक बन जाता है। विशेष है, कविता का अत्यंत कोमल और मानवीय अंश है। बाल मन की सहजता का वर्णन है, संवेदना और प्रेम
का प्रतीक है। समय आ गया है, 10 बरस बाद फिर पदारूढ़ होते ही नेतराम पदमुक्त होते ही न्यायाधीश कहता है समय आ गया है। प्रसंग है कवि राजनीतिक और प्रशासनिक वर्ग की अवसरवादिता पर व्यंग कर रहे हैं। व्याख्या है कवि दिखाता है कि वर्षों बाद भी वही लोग, वही नेता और वही अधिकारी बार बार यह घोषणा करते हैं कि समय आ गया है, लेकिन वास्तविक परिवर्तन कभी नहीं होता है। पद पर रहते हुए और पद छोड़ने के बाद भी वे केवल भाषण देते हैं, जनता की स्थिति नहीं बदलती है। विशेष है कविता के आरंभिक कथ्य की पुनरावृत्ति, चक्राकार संरचना राजनीतिक विडंबना का चित्रण है। मौका अच्छा देखकर प्रधानमंत्री पीटा हुआ दलपति अखबारों से सुंदर नौजवानों से कहता है कि गाता बजाता हारा हुआ देश। प्रसंग है कवि राजनीतिक नेतृत्व की वास्तविकता को सामने ला रहे हैं। व्याख्या कवि कहता है कि नेता अवसर देखकर जनता को संबोधित करते हैं, अखबार और प्रचार माध्यम उनकी सहायता करते हैं, युवा पीढ़ी को सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन देश की वास्तविक स्थिति पराजित और निराशाजनक बनी रहती है। यह गाता बजाता हारा हुआ देश उस राष्ट्र का प्रतीक है जो बाहरी उत्सवों के बावजूद भीतर से संकटग्रस्त है। विशेष है राजनीतिक नेतृत्व पर व्यंग है, युवा पीढ़ी की निराशा है, प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। समय जो गया है मेरे तलवे से छीनकर पाताल में, वह जानता हूं मैं। प्रसंग है कवि पूरे युग की विफलताओं और अनुभवों का निष्कर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। व्याख्या कवि कहते हैं कि बीता हुआ समय केवल इतिहास की घटना नहीं है, बल्कि उसने उसके जीवन और चेतना को गहराई से प्रभावित किया है। वह जानता है कि कितना समय व्यर्थ चला गया है, कितनी संभावनाएं नष्ट हुई है और कितने अवसर खो गए हैं। तलवे से छीन कर पाताल में का अर्थ है कि समय उसके जीवन के अनुभवों से गुजरकर बहुत गहराई में उतर गया है। यह आत्मबोध और ऐतिहासिक चेतना का क्षण है। कवि अंततः यह संदेश देते हैं कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, व्यक्ति को आत्महत्या, पलायन और निराशा की ओर नहीं जाना चाहिए। उसे अपने भीतर के डर, कायरता और निष्क्रियता को तोड़कर संघर्ष करना चाहिए। यही कविता का मूल संदेश है। विशेष है कि आत्मचिंतन और आत्मबोध को दिखाया गया है। कविता का दार्शनिक निष्कर्ष से आत्महत्या के विरोध शीर्षक का सार, संघर्ष, प्रतिरोध और आशा का संदेश है। रघुवीर सहाय की कविता की समीक्षा, आत्महत्या के विरुद्ध। 1967 के सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर रघुवीर सहाय की कविता आत्महत्या के विरुद्ध समकालीन हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण और बहुचर्चित लंबी कविता है। यह कविता स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज में उत्पन्न मोहभंग, राजनीतिक विफलता, सामाजिक असमानता, नौकरशाही, भ्रष्टाचार और आम आदमी की निराशा का सशक्त दस्तावेज है। 1967 तक का दशक भारतीय राजनीति में एक निर्णायक मोड़ था। स्वतंत्रता के बाद के आदर्श धीरे धीरे टूट रहे थे। जनता का विश्वास राजनीतिक नेतृत्व से कम हो रहा था और लोकतांत्रिक संस्थाओं की सीमाएं स्पष्ट होने लगी थी। इसी पृष्ठभूमि में रघुवीर सहाय ने इस कविता की रचना की है। कविता का केंद्रीय विषय निराशा के विरुद्ध संघर्ष है। शीर्षक है आत्महत्या के विरुद्ध। केवल शारीरिक आत्महत्या का विरोध नहीं करता है, बल्कि मानसिक, वैचारिक और सामाजिक आत्मसमर्पण का भी विरोध करता है। कवि व्यक्ति को यह संदेश देता है कि अन्यायपूर्ण व्यवस्था से हार कर चुप बैठ जाना या संघर्ष छोड़ देना भी एक प्रकार की आत्महत्या है। इसलिए मनुष्य को अपने भीतर की कायरता को तोड़ना चाहिए और सच बोलने का साहस रखना चाहिए। कविता में रघुवीर सहाय ने अपने समय की राजनीतिक व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य किया है। नेता, मंत्री, नौकरशाह, शिक्षाविद, पत्रकार और बुद्धिजीवी सभी कवि की आलोचना के केंद्र में हैं। मुसद्दी लाल जैसे पात्रों के माध्यम से कवि उस राजनीतिक वर्ग का चित्रण करते हैं जो जनता के नाम पर सत्ता का सुख भोगता है, परंतु जनता की समस्याओं से उसका कोई वास्तविक संबंध नहीं होता है। कवि दिखाते हैं कि लोकतंत्र में भाषण, घोषणा और योजनाएं तो बहुत है, किंतु आम आदमी का जीवन अभी अभावग्रस्त है। कविता की एक बड़ी विशेषता इसका जनपक्षधर दृष्टिकोण है। कवि बार बार आम आदमी, मजदूर, किसान, बेरोजगार, युवक,
बीमार व्यक्ति और भूखी बच्ची की ओर लौटता है। वह सत्ता की ऊंची इमारतों के बजाय उन लोगों की चिंता करता है जो समाज के हाशिए पर जीवन जी रहे हैं। कविता में रामलाल, नरेश, अस्पताल का मरीज और आत्महत्या करने वाला युवक ऐसे ही पात्र हैं जो पूरे भारतीय जनजीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। रघुवीर सहाय ने इस कविता में भाषा और सत्ता के संबंध को भी उजागर किया है। अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव, भाषाई असमानता और बौद्धिक वर्ग की कृत्रिमता पर उन्होंने तीखा व्यंग्य किया है। कवि का मानना है कि भाषा जनता की अभिव्यक्ति का माध्यम होनी चाहिए, न कि सत्ता और विशेषाधिकारों का साधन। शिल्प की दृष्टि से यह कविता अत्यंत ही विशिष्ट है। इसमें पारंपरिक छंद या तुक का प्रयोग नहीं है, बल्कि मुक्तक छंद शैली अपनाई गई है। कविता की भाषा बोलचाल की सीधी और व्यंग्यपूर्ण है। अनेक स्थानों पर संवाद, प्रश्न, समाचार, भाषण और दैनिक जीवन के दृश्य एक साथ मिलते हैं। इससे कविता में नाटकीयता और जीवंतता उत्पन्न होती है। समय आ गया है, मुसद्दी लाल, नकली दरवाजा, दर्द, सन्नाटा आदि प्रतीक कविता को गहराई, अर्थवत्ता प्रदान करते हैं। कविता का सबसे प्रभावशाली पक्ष इसका आत्मसंघर्ष है। कवि यह स्वीकार करता है कि अकेले उसके बोलने से सत्ता नहीं टूटेगी, लेकिन उसके भीतर बैठा हुआ कायर अवश्य टूट जाएगा। यही कविता का मूल संदेश है। परिवर्तन की शुरुआत व्यक्ति की चेतना से होता है। इसलिए कवि निराशा नहीं, बल्कि प्रतिरोध और जागरूकता का मार्ग सुझाता है। निष्कर्ष है कि इस प्रकार आत्महत्या के विरोध केवल एक प्रकार की कविता नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, उत्तर भारत की सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक विडंबनाओं का जीवंत दस्तावेज है। इसमें रघुवीर सहाय ने आम आदमी की पीड़ा, लोकतंत्र की कमजोरियों, सत्ता की संवेदनहीनता और व्यक्ति के आत्मसंघर्ष को अत्यंत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। कविता का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1967 में था, क्योंकि यह मनुष्य को निराशा, पलायन और आत्मसमर्पण के बजाय संघर्ष, साहस और सामाजिक चेतना का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देती है। यही इस कविता की सबसे बड़ी उपलब्धि और अस्थायी महत्ता है। कविता का उद्देश्य क्या है वो देखते हैं। रघुवीर सहाय की कविता आत्महत्या के विरोध का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता, उत्तर भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक यथार्थ को उजागर करना है। कवि यह दिखाना चाहता है कि आम आदमी गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक छल, प्रशासनिक संवेदनहीनता और सामाजिक असमानता से घिरा हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में भी मनुष्य के भीतर निराशा और हताशा पैदा होना स्वाभाविक है, किंतु कवि आत्मसमर्पण या पलायन का समर्थन नहीं करते हैं। वे व्यक्ति को अपने भीतर के भय, कायरता और निष्क्रियता से लड़ने की प्रेरणा देते हैं। कविता का उद्देश्य जनता को जागरूक करना, सत्ता की वास्तविकता को सामने लाना और मनुष्य में संघर्ष की चेतना जगाना है। कवि यह संदेश देते हैं कि यदि व्यवस्था तुरंत नहीं बदलती, तब भी अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना आवश्यक है, क्योंकि इससे मनुष्य के भीतर का डर टूटता है। इस प्रकार यह कविता जीवन, संघर्ष, प्रतिरोध और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को स्थापित करती है। कविता की प्रासंगिकता। कविता आज भी क्यों प्रासंगिक है? रघुवीर सहाय की यह कविता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी अपने रचना काल में थी। वर्तमान समय में भी समाज में बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अवसरवाद, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याओं का तथा बढ़ती हुई सामाजिक असुरक्षा जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। आज भी अनेक युवा निराशा, तनाव और भविष्य की अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। मीडिया, राजनीति और प्रशासन के प्रति लोगों का मोहभंग भी कई स्तरों पर दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में यह कविता मनुष्य को निराशा में डूबने के बजाय संघर्ष करने और अपनी चेतना को जीवित कर रखने की प्रेरणा देती है। कविता हमें याद दिलाती है कि किसी भी अन्यायपूर्ण व्यवस्था के सामने चुप रहना समाधान नहीं है। इसलिए यह रचना केवल 1967 के भारत की नहीं है, बल्कि आज की समाज की भी सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करती है। मानव गरिमा, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संदेश देने के कारण ही इसकी प्रासंगिकता आज भी अक्षुण्य बनी हुई है। तो यह थी मित्रों रघुवीर सहाय जी की कविता आत्महत्या के विरोध के बारे में ससंदर्भ व्याख्या। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।